हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हाँ जी, हमने एक बुक स्टार्ट करी थी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसकी हमने फर्स्ट यूनिट कर ली थी। बस उसका एक टॉपिक रह गया था। ठीक है, तो मैं वो आज टॉपिक नहीं कराने वाली, उसकी जगह मैं आपको आज यूनिट सेकंड कराने वाली हूँ। वो टॉपिक भी मैं करा दूँगी जो रह गया था यूनिट फर्स्ट का, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट सेकंड हमारी अमलगमेशन के ऊपर है। अब अमलगमेशन नाम आपने सुना होगा, अकाउंट्स में कभी सुना हो या बिजनेस में कभी सुना हो, है ना। तो देखिए अमलगमेशन क्या होता है। अमलगमेशन मतलब जब दो अलग अलग कंपनीज लेकिन वो सेम टाइप का बिजनेस कर रही है और सेम लाइन में, मतलब वो लगी हुई है। मान लो कि वो क्लोथिंग इंडस्ट्री में लगी है ना, तो दोनों सेम कर रही हैं और उन वो जो जिस तरह का काम कर रही है, जिस तरह के वो मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो भी सेम है, उनमें भी सिमिलैरिटी है। तो जब वो दोनों सेम तरह का बिजनेस कर रही है, लेकिन दोनों हो सकता है कि एक के पास बढ़िया टेक्नोलॉजी हो, एक के पास उससे थोड़ी कम टेक्नोलॉजी हो, या इसके फीचर्स और इसके फीचर्स जब दोनों को अगर हम मिला दें तो वो बेस्ट बन जाए, है ना। तो जब दोनों कंपनीज आपस में मिल जाती हैं तो वो एक नई कंपनी बना लेती हैं और उसी को हम बोलते हैं अमलगमेशन। जब ए कंपनी प्लस बी कंपनी अगर मिल गई और मिल के बनी सी कंपनी, तो उसको हमने बोल दिया अमलगमेशन। यानी अमलगमेशन क्या है? अमलगमेशन है कॉम्बिनेशन, दो या फिर दो से ज़्यादा कंपनी का कॉम्बिनेशन होता है और वो एक नई एंटिटी बना लेती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इसको मर्जर से डिफरेंट मान लेते हैं, बोल देते हैं कि ये और मर्जर अलग अलग है, और कभी कभी बोल देते हैं कि सिमिलर है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। जनरली मर्जर का मतलब होता है जब कंपनी ए और कंपनी बी बनके आपस में एक दूसरे की क्वालिटीज़ को ऐड करके ए बी कंपनी बना ले। लेकिन अमलगमेशन में माना जाता है कि दोनों अलग अलग कंपनी है और जो तीसरी कंपनी बनेगी वो नई होगी, मतलब इनका कुछ नहीं होगा। लेकिन कभी कभी अमलगमेशन और मर्जर को सेम मान लिया जाता है। तो जब आप अमलगमेशन के टाइप्स पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अमलगमेशन और मर्जर सेम होता है या फिर अलग अलग होता है। तो देखिए, कम्बिनेशन ऑफ कंपनीज होता है और इसमें जो कंपनी होती है, जैसे ये वाली मैंने बताई थी ए और बी कंपनी, ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस करती है और इनके ऑपरेशन भी सिमिलर होते हैं। अमलगमेशन आपको पता है दो टाइप का होता है और इसके जो टाइप्स हैं वो अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B में आता है। तो देखो अमलगमेशन के टाइप दो टाइप के होते हैं, एक तो मर्जर के हिसाब से, एक परचेज के हिसाब से। क्योंकि अमलगमेशन में दो कंपनी आपस में मिल जाती है, तो या तो ऐसा हो सकता है ना कि दोनों मर्ज हो गई, मतलब एक साथ जुड़ गई। ठीक है, कंपनी ए और कंपनी बी दोनों मर्ज होगी। देखो ये कंपनी है, ये कंपनी बी है और दोनों मर्ज होगी, जुड़ गई, तो वो हो गया अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। और नेचर ऑफ परचेज क्या हुआ कि ये कंपनी ए है, अरे रुक जाओ, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है और बी कंपनी ने ए कंपनी को ख़रीद लिया, परचेज कर लिया, तो वो अमलगमेशन होता है नेचर ऑफ परचेज वाला। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो ये इसके टाइप है ना, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। तो अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर जो है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये मर्जर मेथड है और कभी कभी हम इसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोल देते हैं। तो दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है। ठीक है, तो नेचर ऑफ मर्जर आ जाए या फिर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड आ जाए, हमने सेम टू सेम लिखना है। अब मर्जर जो है वो दो कंपनी के बीच में होगा, लेकिन उन कंपनी को हम सिर्फ ए और बी कंपनी नहीं बोलेंगे, बल्कि उनको कुछ नाम देंगे। एक तो होती है ट्रांसफरी कंपनी और दूसरी होती है ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी यानी स्ट्रॉन्ग कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी यानी वीकर कंपनी, कमज़ोर कंपनी। तो जब हमारी जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है यानी ट्रांसफरी कंपनी, जिसका दूसरा नाम क्या है, अमलगमेटेड कंपनी। देखो ये नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे। ट्रांसफरी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, अमलगमेटेड कंपनी, और जो ट्रांसफरर कंपनी है उसको क्या बोलते हैं, अमलगमेटेड कंपनी। लेकिन ये होती कौन सी है, देखो जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है मतलब ये वाली कंपनी मान लो, और जो वीकर कंपनी है मतलब ये वाली कंपनी। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी वीकर कंपनी में को अपने पास बुला लेती कि हाँ भी मिल जाओ, और इसकी जो वीकर कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी कौन ले लेती है, ये जो हमारी ट्रांसफरी कंपनी है यानी जो अमलगमेटेड कंपनी है, वो क्या करती है, कमज़ोर कंपनी के सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को ले लेती हैं और इसका सारा का सारा बिजनेस जो है वो अब इसके पास चला जाएगा।
इस कंपनी के, वीकर कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स जो कि कितने होंगे, 90% शेयर हो उनके पास, या तो 90% से ज़्यादा फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर हो, तो ऐसे शेयर होल्डर्स भी कहाँ पे चले जाएंगे, स्ट्रॉन्गर कंपनी के पास चले जाएंगे। और इनको कोई भी अपनी बुक वैल्यू में एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ती, मतलब बुक वैल्यू में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी होती है उसमें एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। कुछ समझ आया कि भाई एक कमज़ोर कंपनी होती है, एक स्ट्रॉन्गर कंपनी होती है। तो जो वीकर कंपनी होती है उसके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़, उसका पूरा बिजनेस और 90% इक्विटी शेयर या फिर 90% से ज़्यादा इक्विटी शेयर वाले जो शेयर होल्डर होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्गर कंपनी मर्ज कर लेती है, अपने अंदर मिला लेते हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ, ठीक है। और इनके दो नाम होते हैं, ट्रांसफरर कंपनी को अमलगमेटेड कंपनी भी बोलते हैं, अमलगमेटिंग कंपनी भी बोलते हैं, और ट्रांसफरी कंपनी को अमलगमेटेड, ठीक है। इतना समझ आया, ओके। नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है, फिर इसमें भी तो कंपनी मिलती है, लेकिन इसमें जो नेचर ऑफ परचेज वाला है इसको सबसे पहले हम इसका नाम देखेंगे दूसरा, कि इसको एक्विजिशन मेथड के नाम से भी बोला जाता है। इसमें भी होती तो दो ही कंपनी है, लेकिन इसमें जो हमारी कमज़ोर कंपनी है उसको जो हमारी स्ट्रॉन्गर कंपनी है वो एक्वायर कर लेती है, यानी ख़रीद लेती है, और बदले में क्या करती है, पेमेंट करती है, कंसीडरेशन की पेमेंट। देखो जब मर्जर हुआ था ना, तब इस स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी ने वीकर कंपनी को कोई भी पेमेंट नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपस में जुड़ना चाहती थी, मिलना चाहती थी। लेकिन जो नेचर ऑफ परचेज़ वाला है, इसमें जब स्ट्रॉन्गर कंपनी ने वीकर कंपनी को ख़रीदा है, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी को ख़रीदा है, तो उसने इसको कुछ पेमेंट करी है ख़रीदने के बदले में, कंसीडरेशन की पेमेंट, प्रतिफल यानी पारिश्रमिक जैसे कुछ होता है, तो वो इसने पे करा है, ठीक है। तो वहाँ पे पेमेंट नहीं होती, यहाँ पे पेमेंट होती है। बाकी सारा सिस्टम वही है कि सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ के पास चले जाएंगे, सारे शेयर होल्डर्स इसके पास चले जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमारी अमलगमेटिंग कंपनी है, यानी जो कमज़ोर वाली कंपनी है ना, जिसको ख़रीद लिया गया है या फिर जिसको किसी बड़ी कंपनी में मर्ज कर दिया गया है, तो उस कंपनी को जब वो कंपनी टैक्स वगैरह पेमेंट करेगी तो क्या क्या उसको इंसेंटिव मिलेंगे, क्या क्या उसको छूट मिलेगी, क्या क्या उसको डिडक्शन मिलेंगी, कटौती वगैरह, ठीक है। तो वो इंसेंटिव या फिर वो टैक्स रिलीफ या फिर वो टैक्स एग्जम्पशन या फिर वो टैक्स डिडक्शन जो भी होंगी, तो कितने उसको छूट मिलेगी उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स, सेक्शन 47 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 47 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन्स टैक्स में से एग्जम्पशन मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब जो हमारी अमलगमेटिंग कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी को अपनी एसेट ट्रांसफ़र करती है, तो एसेट ट्रांसफ़र करती है तो उसको कुछ ना कुछ कैपिटल गेन होता है उस पर, तो उस कैपिटल गेन पे उसको कितनी एग्जम्पशन मिलेगी? 100% एग्जम्पशन मिलेगी, यानी वो डिडक्टेबल होगा, उस पर आपको कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स इन केस ऑफ इंटरनेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। कभी कभी क्या होता है कि हम अमलगमेशन फॉरेन कंपनीज से कर लेते हैं, तो देखो इसमें सेक्शन है 47 सबसेक्शन 6A। तो इसमें अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर देगी, मतलब कि फॉरेन कंपनी है, वीकर भी और स्ट्रॉन्गर भी, तो वीकर कंपनी स्ट्रॉन्गर कंपनी को क्या कर देगी? शेयर्स ट्रांसफ़र कर देगी। और वो जो है शेयर्स वो कहाँ पे हैं? इंडियन कंपनी के पास है वो, और गेन हो गया उनको कैपिटल गेन, तो अब उस पर क्या मिलेगी? उसको 100% डिडक्शन, उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी टैक्स की। नेक्स्ट, अब लेकिन अच्छा इसकी दो कंडीशन हमें फुलफ़िल करनी होगी। एक तो क्या कि 25% शेयर होल्डर्स जो हैं वो अमलगमेटेड कंपनी के कंटिन्यू करेंगे एज अ रिमेनिंग शेयर होल्डर, कि भाई अमलगमेटिंग कंपनी के जो 25% शेयर होल्डर है वो अमलगमेटेड कंपनी में भी एज इट इज़ रहना चाहेंगे, कि हमें यहीं पे भी एज अ शेयर होल्डर रहना है। फर्स्ट कंडीशन ये फुलफ़िल हो, और सेकंड कंडीशन क्या फुलफ़िल हो कि ट्रांसफ़र जब हम कैपिटल गेन का करेंगे तो वो अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र, मतलब कि वो कंट्री की होनी चाहिए, है ना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई वो फॉरेन की हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि हेल्ड इन इंडियन कंपनी, तो ऐसा होगा तभी चलेगा, मतलब कि दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी स्ट्रॉन्गर कंपनी है यानी अमलगमेटेड कंपनी है उसको क्या क्या टैक्स इंसेंटिव मिलेंगी। अमलगमेटेड कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो हमारी अमलगमेटेड कंपनी है यानी ट्रांसफरी कंपनी है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। सेकंड, अगर हम कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं
ठीक है, मतलब साइंटिफिक रिसर्च वाली कोई कंपनी है, तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब कैपिटल से रिलेटेड खर्चा हो गया, तो अमलगमेटेड कंपनी को ही वो करेगी, है ना, मतलब कि उसके अंदर मिल गई। तो अब इस साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा कौन उठाएगा? जो मेन है, जो स्ट्रॉन्गर कंपनी है, मतलब अमलगमेटेड कंपनी उठाएगी। तो जो भी खर्चा होगा ना किसी भी एसेट के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, उस पर 100% एग्जाम्पशन मिलेगी, मतलब उस पर आपको पूरी छूट मिलेगी। ठीक है, अमलगमेटेड कंपनी है, वो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, तो ये भी उससे रिलेटेड होगी, तो इसने कोई रिसर्च करी होगी, और लेकिन अब तो ये इसमें मिल गई, तो उस रिसर्च का खर्चा कौन उठाएगी? ये वाली कंपनी उठाएगी, तो उस पर 100% एग्जाम्पशन मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस। तो पहले जो हमारी अमलगमेटेड और अमलगमेटिंग कंपनी थी वो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड थी, लेकिन इस बार ये दोनों कंपनी कौन से बिजनेस में लगी हुई है? टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस के बिजनेस में। तो टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस का बिजनेस कर रही है, तो फिर कोई भी खर्चा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड खर्चा, तो वो खर्चा कौन उठाएगी? अमलगमेटेड कंपनी। अब ये जो खर्चा जब वो रिटर्न ऑफ करेगी, तो रिटर्न ऑफ पे खर्चा क्या होगा? एग्जम्प्टेड होगा, मतलब कि उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कोई कर रही है, तो बिफोर द इंटीमेशन ऑफ कंपनी, यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन सा होता है? ऐसा खर्चा जो कि कंपनी के फॉर्मेशन से पहले किया जाता है, कंपनी के इंटीमेशन से पहले किया जाता है, यानी कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले किया जाता है, तो वो होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा जो खर्चा होता है वो खर्चा भी अमलगमेटेड कंपनी ही करेगी, और इस तरह का खर्चा 100% एग्जम्प्टेड होता है। अब जो अमलगमेटेड कंपनी है, तो कभी कभी वो अपने एम्प्लॉयज़ की फैमिली प्लानिंग पे भी खर्चा करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। तो इस तरह का जो खर्चा होता है वो अगर 5 ईयर्स के लिए किया जाता है, तो फिर उस खर्चे पे अमलगमेटेड कंपनी को क्या मिलती है? डिडक्शंस मिलती हैं। और अगर वो खर्चा जो है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले एम्प्लॉयज़ पे हो जाए, मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऐसे हैं जो अपनी मन मर्जी से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट पे भी कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो इस तरह का खर्चा भी अमलगमेटेड कंपनी जो है वो डिडक्टेबल होगा उसके लिए। अच्छा, तो ये हो गई अमलगमेटेड कंपनी को हमने पढ़ लिए कि अमलगमेटेड कंपनी को क्या क्या टैक्स इंटेंसिव मिलेंगे। अगर साइंटिफिक रिसर्च में लगी हुई है वो कंपनी, तो फिर उसको एग्जाम्पशन मिलेगी। अगर टेली कम्युनिकेशन में लगी है तो उसको एग्जाम्पशन मिलेगी। अगर वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करती है, यानी कंपनी के फॉर्मेशन से पहले जो खर्चा होता है उस तरह का खर्चा करती है, तो फिर एग्जम्प्टेड होगा। और फैमिली प्लानिंग, एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड खर्चा भी एग्जम्प्टेड होगा, और वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले एम्प्लॉय का खर्चा भी एग्जम्प्टेड होगा। अब लास्ट टॉपिक है शेयर होल्डर्स को क्या क्या टैक्स रिलीफ मिलेगी। अमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तभी तो उसके शेयर होल्डर्स को कोई ना कोई टैक्स में छूट मिलेगी। दूसरी चीज़, अमलगमेटिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो अब अमलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर हो जाएंगे, और जो ये अमलगमेटेड कंपनी है वो इन शेयर होल्डर्स को क्या देगी? कंसीडरेशन देगी। इस तरह से शेयर होल्डर्स जो हैं वो अब कोई भी टैक्स वैक्स पे करेंगे, या फिर अमलगमेटेड कंपनी ने जो ये कंसीडरेशन दिया है, इस कंसीडरेशन पे उनको टैक्स रिलीफ मिलेगी। तो सेकेंड यूनिट का आज हमने जो ये इंसेंटिव वाला टॉपिक पढ़ा है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन और इसके जो टाइप्स है ना मर्जर और परचेज़ के बेस पे, और ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है कि डिफाइन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब ये मर्जर वाला ही है तो कंफ्यूज मत होना, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मर्जर ही है, ठीक है, और एक्विजिशन मेथड परचेज़ वाला ही है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे अपने क्लास ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।